Hello students, welcome to physics class by Anupam sir. Beta, today we are going to do the chapter that is semiconductor electronics and semiconductor devices. This is the last chapter of your class 12th physics syllabus, but very important as CBSE point of view. Why? ये चैप्टर 7 नंबर का आता है और ये चैप्टर जो है आपका अकेला चैप्टर 1 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में आप 7 नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, so let's start with the chapter. First of all, I will be telling you about the syllabus, what we'll be covering here. So you can see that, first of all, we'll be covering about the energy bands in the conductors, semiconductor and insulator. Energy band diagram होता क्या है, energy bands क्या होते हैं, आपको बताया जाएगा. Intrinsic and extrinsic semiconductors, in which we have p-type and n-type semiconductor. p और n को अगर ज्वाइन करेंगे तो pn जंक्शन बन जाता है. pn जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, we will be discussing about semiconductor diode IV characteristics, forward and reverse bias, and इसी डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज करेंगे. रेक्टिफायर वो डिवाइस है, वो सर्किट है जो कि आपके घर के सभी चार्जिंग पोर्ट्स में, चार्जिंग डिवाइसेस के अंदर जितने भी डायरेक्ट करंट डिवाइसेस हैं, कैमरा, टीवी, लैपटॉप, फोन चार्जर्स, इन सब में आपके पास रेक्टिफायर का यूज होता है. तो दिस इज द डिवाइस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स गोइंग अहेड. The first topic is electronic devices. Electronic devices क्या है? देखो नाम से पता लग रहा है, any device जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. So we can control the flow of electrons in this branch of physics जो इनको डील करती है स्टडी को, that is called as electronics. उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है जी. अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास स्टार्टिंग से ही सब डिवाइसेस अवेलेबल थे, धीरे धीरे इजाद हुए ना. तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब नेम से पता लग रहा है ग्लास ट्यूब रही होगी, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया होगा. वैक्यूम क्रिएट करने के बाद जो है उसके अंदर आपका हीटेड कैथोड एनोड रहता है. हीटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उसके बेस पे आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें हीटेड कैथोड है, यानी हाई पावर रिक्वायरमेंट. ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम क्रिएट करना है, जो अगेन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है. तो इसके डिसएडवांटेज क्या थे आपके पास? बल्कि डिवाइसेस, हाई पावर डिवाइसेस, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लो लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी. वी कुड नॉट रिलाई. आपको पता है जो वैक्यूम ट्यूब को यूज करके पहला कंप्यूटर बनाया गया था, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, उसका साइज जो है ना, एक जेन्युइनली नॉर्मल उसका साइज जो है आपका 10 फुट बाय 10 फुट रूम के बराबर था. 10 फुट बाय 10 फुट का रूम, विच इज अ ह्यूज टास्क. उसको हैंडल करने के लिए 10 से 15 लोग लगते थे. लेटर ऑन जल्दी इसे रिप्लेस कर दिया गया मार्केट में सॉलिड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से. सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेम से पता लग रहा है सॉलिड डिवाइसेस हैं. हम कोई ना कोई इसमें मेटल या एलिमेंट का यूज करेंगे विच इज इन सॉलिड. इन डिवाइसेस में जो चार्ज कैरियर्स है, दे फ्लो थ्रू द सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स. इनमें जंक्शन डायोड्स आते हैं. डायोड मीन 2 टर्मिनल डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइसेस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज जो आपके माइक्रो कंट्रोलर्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं. इनके एडवांटेज क्या है? स्मॉल साइज, कंज्यूम लो पावर, लो वोल्टेज, हैव लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबिलिटी, एंड मोर ओवर इनकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है. तो ये इनका एडवांटेज है. अगर हम मेटीरियल्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हाउ कैन वी क्लासिफाई? मेटल्स की रेजिस्टिविटी इस रेंज में आपके पास आती है 10 to the -2, 10 to the -8. ये आपके पास कंडक्टिविटी है. इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है अप टू दिस रेंज, एंड कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है. एंड देन सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर के अंदर अपने पास क्या है? रेजिस्टिविटी इन दोनों के मिड रेंज में आ रही है और कंडक्टिविटी भी इन दोनों के मिड रेंज में आ रही है. ठीक है. सेमीकंडक्टर की खास बात, we can control the conductivity and resistivity of semiconductors. हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. Understood? Okay, going ahead. Features of semiconductors. Semiconductor के features क्या है? Semiconductor have a much higher resistivity than metals. Coefficient of resistivity, याद है ये क्या था? टेम्परेचर की वजह से कितनी रेजिस्टिविटी चेंज होगी. हाँ, तो इसमें ये जो कोफिशिएंट है, पहली बात तो ये नेगेटिव है और दूसरा हाई है. इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी रिड्यूस होगी, एंड बहुत जल्दी रिड्यूस होगी. दैट इज हाई वैल्यू. सेमीकंडक्टर हैव कंसीडरेबल लो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, और उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, लाइट, हीट एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे आसपास ना बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे यूजेस हैं. तो आपके पास जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी कि सिंगल एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं.
तो अगर हम पहली बात करें एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में, तो सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं ये। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास आएंगे इनऑर्गेनिक, दैट इज कैडमियम सल्फाइड, गैल्मियम आर्सेनाइड, कैडमियम सिलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। ये नेम ध्यान रखने हैं, एक नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज में और वैसे अदरवाइज पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथियोफीन। आपको पता है ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहां यूज होते हैं? ये जो स्क्रीन हम टच कर पा रहे हैं ना, फोन की ओलेड स्क्रीन, टीवी की टच स्क्रीन, लैपटॉप की टच स्क्रीन, ये सब ना ऑर्गेनिक पॉलीमर से बने, क्योंकि ये सस्ते भी आते हैं और ड्यूरेबल भी हैं। ये हमारी फिंगर का टच, ह्यूमन टच डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में जो भी सेंसर्स लगते हैं, RFID सेंसर्स, जो आपके थंब प्रिंट यूज कर सकते हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगते हैं, वो भी ऑर्गेनिक वाले। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। पहली बात तो एनर्जी बैंड्स होते क्या है? अगर आपको याद हो, आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोगों ने दोनों में एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। इफ यू रिमेंबर, द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम वाज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज अ ऑर्बिट नंबर, ओके। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 होता है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n2 होता है, एंड देयर आफ्टर हम वही वाला डायग्राम यूज करेंगे यहां पर। अब देखो, आप लोगों ने इनिशियली अभी तक क्या पढ़ा है कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, तो उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स में कैसे होता है, ठीक है जी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम n एटम्स को सबको एक साथ लेके आएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जब n एटम्स एक साथ आएंगे, एक एरे बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेंगे। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी बैंड्स में वेरिएशन आएगा, और हम यहां पर उसी वेरिएशन को स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी द डायग्राम नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी दिस, ये आपके पास जो आ रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये क्या है? सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस? इस केस में आपके पास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये बहुत ही इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, एक बार देखते हैं जरा। आप इसे अगर फोकस करें तो ये 3s है, ये 3p है, x y एंड z। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब 3p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट यहां पर आपके पास केमिस्ट्री की तरह ही यहां पर हमारे पास आता है, इसके अंदर वी हैव अ स्पेशल केस, दैट इज कि इलेक्ट्रॉन y में नहीं जाएगा, रेदर यहीं पर रहेगा x में। अब मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? मेरे पास है यहां पर 4 ऑर्बिटल्स। इन 4 ऑर्बिटल्स में से व्हाट इज हैपनिंग हियर बेटा? 4 ऑर्बिटल्स में से ये 2 जो है फील्ड है और 2 है अनफील्ड। दिस इज फॉर 1 एटम। तो अगर हम n एटम्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट n एटम्स, तो हमारे पास 2n 2n ये है ऑर्बिटल्स फील्ड, और ये हमारे पास ये है हमारे पास ऑर्बिटल्स फील्ड, और ये हमारे पास है इसके अंदर ऑर्बिटल्स अनफील्ड या वेकेंट। यानी कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें चार्ज एनर्जी लेवल कह सकते हैं। 2 फील्ड है और 2 अनफील्ड है, ठीक है। n एटम्स के लिए n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सब मिलकर एक ही लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये जो d पॉइंट है आपके पास, ये जो x एक्सिस पे प्लॉट किया जा रहा है, x एक्सिस पे आपके पास क्या आ रहा है? इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, और y एक्सिस पे आपके पास आ रही है एनर्जी। एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले सकते हैं या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले सकते हैं। अब ध्यान देंगे, 1s2 कंप्लीटली फील्ड है, स्टेबल, 2s2 स्टेबल, 2p6 स्टेबल। व्हाट इज हैपनिंग हियर? जब डिस्टेंस एटम्स के बीच में बहुत कम है, तो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन। तो इस केस में क्या हो रहा है? आपके पास कोई भी एनर्जी लेवल में डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। बट जैसे ही डिस्टेंस यहां से कम होना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे आता है, यहां पर वी कैन से दैट जो एनर्जी लेवल्स ये 2n थे और 2n थे, वो सिंगल लेवल की बजाय यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो चुके हैं। दे स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इन अ रेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स रीचेस पॉइंट B। अब यहां पर ये 2n और 2n ऑर्बिटल्स मिक्स होकर ओवरऑल 4n ऑर्बिटल्स की रेंज बना दी है। ये रेंज बन गई है, इसे बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी बैंड। बैंड इज अ रेंज। लेटर ऑन जब हम
डिस्टेंस ए पर आते हैं, दैट इज क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग, यानी कि यहां पर आके अब एटम स्टेबल हो जाएंगे बिल्कुल। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपके फिल्ड ऑर्बिटल्स थे और अनफिल्ड ऑर्बिटल्स थे, फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी लो होती है, अनफिल्ड ऑर्बिटल्स अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है। तो ये चले जाएंगे लो एनर्जी में, ये आपके पास 2n फिल्ड है और यहां पर आपके पास आ जाएंगे 2n वेकेंट। ये जो रेंज बनती है, इतनी रेंज को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, एंड बीच में हमारे पास आ जाता है एक एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप डिसाइड करता है कि वेदर इट इज अ मेटल, सेमीकंडक्टर और एन इंसुलेटर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आपके कैसे आ सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि ग्राफ ड्रॉ कर दो, दे विल बी गिविंग यू द ग्राफ either in case study or as a normal question. Thereafter they will be asking you about the things के point D पर क्या हो रहा है, point C पे क्या है, point B पे क्या है, point A पे क्या है। ज्यादा तो पूछा जाता है point B और point A का पूछा जाता है या point C का, D के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स के बारे में जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, दैट आई विल बी गिविंग यू द लिंक फॉर शेयरिंग, तो आप इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे पढ़ सकते हैं। दे विल बी द एप्रोप्रिएट नोट्स फॉर यू, जो आप सीबीएसई में इस चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए यूज करेंगे। स्टॉप, पॉज। एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी बैंड फॉर्मेशन तो पढ़ ली, एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम हमारे पास मेटल्स का आता है। जो मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम्स है, यानी कि वो एटम जो कि 1+ और 3+ वाला आयन बनाते हैं, ठीक है, यानी कि K+, Na+, Al3+, हम उन आयन्स की बात कर रहे हैं, उनमें ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड होते हैं, पहुंचे होते हैं। ये जो एनर्जी गैप है ये नेग्लिजिबल है, मैटर नहीं करता। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं बट कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। अब कंडक्शन बैंड भी क्या है, ये बैंड है ना बेटा, बैंड यानी कि रेंज। रेंज में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पॉइंट पर अवेलेबल है तो इसे हम बोलेंगे फर्मी लेवल, अगर यहां अवेलेबल है तो इसे बोलेंगे फर्मी लेवल। फर्मी लेवल ये वो एनर्जी वैल्यू है, ये वो एनर्जी की वैल्यू है जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। तो ये मेटल्स के लिए वैलिड करेगा, बाकी मटेरियल्स के लिए वैलिड नहीं करेगा। ओके, मेटल्स एक और टाइप के आपके पास होते हैं, डाइवेलेंट मेटल्स। डाइवेलेंट मेटल्स यानी 2+ आयन बनाने वाले। इनमें आप देख सकते हो जो आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ऑलरेडी ओवरलैपिंग है, कोई एनर्जी गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ओवरलैपिंग बैंड आपके पास आ रहा है। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज फॉर इंसुलेटर एंड फॉर सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में अवेलेबल है और यहां से उनको जंप करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को 3 वोल्ट की एनर्जी चाहिए। सोचो अगर हमें 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं, जो बड़ा कॉमन ट्रांसफर है, उसमें हमें कितनी वोल्टेज चाहिए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। तो इसीलिए इंसुलेटर्स में ये चीज आ रही है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर में ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वैलेंस बैंड में, इनकी एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से। एंड ये एनर्जी टेम्परेचर, लाइट एंड अदर मटेरियल्स के थ्रू या अदर सोर्सेस के थ्रू अचीव की जा सकती है। ओके, तो ये आपके पास आ रहा है वैलेंस बैंड डायग्राम, और वी कैन से दैट एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर्स। इज इट क्लियर टू यू? अब देखा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि बच्चे सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू है एनर्जी गैप की 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए वैल्यू है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा। फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी के बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। नाउ वी हैव इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड देयर वैलेंस बॉन्ड मॉडल। नाउ व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड मॉडल? सी, वैलेंस बॉन्ड मॉडल की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, व्हाट इट शोज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज जो बिल्कुल प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम से बनते हैं। ओके, इनका वैलेंस बैंड मॉडल क्या है, इसको स्टडी करते हैं एक बार। ये वैलेंस बैंड मॉडल है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करना आता है और आप लैंग्वेज अपनी यूज कर सकते हैं, लेमैन लैंग्वेज चलेगी। सिलिकॉन के 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स दिखाए जा रहे हैं, वैलेंस बैंड्स या वैलेंस बॉन्ड्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ऑलरेडी, होगा क्या, जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, रूम टेम्परेचर से हीट मिल जाएगी अपने आप, तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देगा और बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल। थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और ये आ गया थर्मल जनरेटेड होल। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करेगा। होल जो है ये आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अनस्टेबलाइज करेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेंगे
तो होल यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप किया, होल यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप किया, होल यहां चला गया। इसकी वजह से एक करंट आ रहा है, होल करंट। यानी टोटल करंट हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन प्लस होल करंट। अभी तक आपने मेटल में पढ़ा था एक चार्ज कैरियर होता है, यहां पर दो चार्ज कैरियर्स आपके पास आ रहे हैं। टोटल करंट आपके पास इलेक्ट्रॉन प्लस होल है। Ne नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और Ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है। अब इसके बेस पे एनर्जी बैंड डायग्राम क्या बनता है आपके पास? ये एनर्जी बैंड डायग्राम है एट टेम्परेचर 0 केल्विन, 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में अवेलेबल है, एनर्जी गैप है और कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ नहीं होने वाला, कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, एनर्जी नहीं है भाई, 0 केल्विन टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर गया, मान लो 10 केल्विन हो गया, उस पर भी इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में और पीछे छोड़ जाएंगे होल्स। तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन जंप कर गए और यहां छोड़ जाते हैं होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, नंबर ऑफ होल्स 4, इक्वल नंबर ऑफ होल्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया कंडक्शन हो रहा है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सेमीकंडक्टर को हम मानते हैं कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें। भाई यहां तो प्रॉब्लम आ रही है, किससे कंट्रोल करोगे, इलेक्ट्रॉन को या होल्स को? कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमें डोमिनेंट कैरियर चाहिए। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपके डेली लाइफ में यूज ज्यादातर नहीं होते हैं, हमें इन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है और साफ भाषा में डोपिंग करनी पड़ती है, इनमें कुछ इंप्योरिटी इंसर्ट करनी पड़ती है। ये देखिए लिमिटेशंस के बारे में बताया हुआ आपको ऑलरेडी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल है वो बहुत कम है, 10⁻⁶ पर मीटर क्यूब। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स आर ऑलवेज थर्मली जनरेटेड, तो हमें हीट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो कोई भी प्रीडोमिनेंट होल और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम किसे कंट्रोल करें? इसीलिए हमें करनी पड़ती है डोपिंग। डोपिंग आपके पास आ रही है। डोपिंग का मतलब क्या है? डोपिंग का मतलब है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हमें इनमें कुछ एक्स्ट्रा एटम्स इंसर्ट करने हैं जो कि ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के होंगे। वाई ग्रुप 13 और 15? रीजन, डोपिंग के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं आपको? दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल शुड बी अ वेरी हाई प्योरिटी, 99.99% सिलिकॉन और जर्मेनियम होना चाहिए। डोपेंट एटम शुड नीटली रिप्लेस द सेमीकंडक्टर एटम, जो साइज है वो नियरली इक्वल होना चाहिए, जो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ही मिलेगा। साइज ऑफ एटम, डोपेंट एटम शुड बी ऑलमोस्ट द सेम, यानी ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के ही आप यूज कर सकते हो। डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कंसेंट्रेशन ऑफ डोपेंट जो है वो 1 पार्ट पर मिलियन से लेकर 5 पार्ट्स पर मिलियन तक, यानी कि अगर आपके पास 10 लाख सिलिकॉन एटम्स हैं तो उसमें से 1 से लेकर 5 एटम ही आप रिप्लेस कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। 5 एटम तो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन मैंने बता दी, 1 या 2 एटम्स ही आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसे कहते हैं डोपिंग। डोपिंग से बनेगा क्या? एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जो इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एज डोपेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज डोपेंट। डोपिंग के मेथड हमारे पास आ रहे हैं इसके अंदर। डोपिंग के मेथड में आपके पास क्या क्या आ रहे हैं? बाय एडिंग इंप्योरिटी, देखो 3 मेथड्स है। पहला मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड, सिलिकॉन को मेल्ट करो, थोड़ी सी इंप्योरिटी डालो, बहुत बढ़िया। दूसरा मेथड क्या कहता है? आप सिलिकॉन को हीट करो, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को हीट करो और जो भी एटम्स उसमें डिफ्यूज करने हैं, डोपेंट्स डिफ्यूज करने हैं, उनका एटमॉस्फेयर रख दो। एटमॉस्फेयर मतलब गैसियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, ठीक है, अपने आप बाय डिफ्यूजन डिफ्यूज हो जाएगा। तीसरा, बाय बम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर आयंस विद द डोपेंट एटम्स, सिलिकॉन का आयन बनाओ जानबूझ के जबरदस्ती, और उसके बाद जो है उसको ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट के आयन से हिट करो, फ्यूज करवाओ या उसमें बम्बार्ड करो, अपने आप ही वहां पर इंसर्ट हो जाएंगे और प्रॉपर एटम की लोकेशन ले लेंगे, ठीक है जी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। आप डोपेंट्स कितने टाइप के यूज कर सकते हो? डोपेंट्स आप यूज करोगे पेंटावेलेंट, यानी जिनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ट्राइवेलेंट जिनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, पेंटावेलेंट में ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ट्राइवेलेंट में ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ओके, इतना क्लियर बेटा? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है बेटे, वो आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड देयर टाइप्स। पेंटावेलेंट डोपिंग पढ़ी, ट्राइवेलेंट डोपिंग पढ़ी। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? पेंटावेलेंट डोपिंग से। जब आप इंट्रिंसिक यानी प्योर सिलिकॉन में पेंटावेलेंट डोपिंग ग्रुप 15 के एलिमेंट्स डालेंगे तो क्या होगा? एन टाइप बनेगा। और पी टाइप कब बनेगा? जब आप उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इंसर्ट करेंगे। तो देखते हैं बेटा पी टाइप और एन टाइप बनता कैसे है। पहले तो सबसे पहले जाते हैं हम इसके अंदर एन टाइप की फॉर्मेशन में। हमने क्या किया? ये सिलिकॉन एटम्स है, सिलिकॉन एटम्स, ये सारे सिलिकॉन एटम्स है। एक एटम हमने फास्फोरस का रख दिया। फास्फोरस ग्रुप 15 का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है,
तो 5 में से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना दिया, पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने रेड से मार्क किया हुआ है, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावैलेंट वैलेंस एटम। ठीक है, अब इसके अलावा ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दी तो हीट का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हीट का तो अपना इंपैक्ट है। तो हीट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहां पर फ्री बन जाता है। ये है थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन और ये है थर्मल जनरेटेड होल। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पॉजिटिव की तरफ और देंगे इलेक्ट्रॉन करंट। ये होल है, इसने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अनस्टेबलाइज करके जंप कराया और फाइनली प्रोड्यूस किया होल करंट। टोटल करंट इलेक्ट्रॉन प्लस होल से ही आएगा, जो टोटल करंट है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन प्लस होल का ही है। लेकिन हमारे पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से ज्यादा है, जिसकी वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन करंट होल से ज्यादा होगा। नाउ वी हैव अ प्रीडोमिनेंट इलेक्ट्रॉन्स टू कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर। ओके, सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन एटम्स है, दिस इज अ ट्राइवेलेंट बोरोन जो ग्रुप 13 से लिया गया है, बोरोन हमने यहां पुट कर दिया। अब बोरोन में 1 2 3 ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है 3, लेकिन वो फोर्थ जो है वेकेंट स्पेस, ये बन जाता है होल, वेकेंट स्पेस। होल्स आर नॉट चार्ज कैरियर्स, दे बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अगर इंबैलेंस होते भी हैं तो न्यूट्रलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तो कभी डिसाइड करते ही नहीं है न्यूट्रलिटी। कौन डिसाइड करता है न्यूट्रलिटी? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। होल्स आर नॉट प्रोटॉन्स, holes behave as protons in flow of current, but they're not protons, so they are not positive charge carriers, they behave as positive charge carriers. okay, तो उनका रोल न्यूट्रलिटी में नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल की कंडक्शन में है। अब ये होल आ गया आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो गया अपने आप ही, थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, इलेक्ट्रॉन एंड होल, एक होल और 2 होल, दोनों होल्स इलेक्ट्रॉन्स को अनस्टेबलाइज करेंगे और यहां पर होल करंट प्रोड्यूस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक बेचारा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और चला जाएगा प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन करंट। अभी भी जो टोटल करंट है बेटा वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल, बट यहां पर आपके पास होल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, होल करंट इलेक्ट्रॉन करंट से ज्यादा है, तो वी हैव प्रीडोमिनेंट होल्स टू कंट्रोल। ओके, अब हमें यह पता है बेटा कि आपके पास हमारे पास नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो चुके हैं, तो इनमें ना एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये Ne क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप। ये है नंबर ऑफ होल्स इन एक्सटेंसिव और सेमीकंडक्टर्स आपका पी टाइप और एन टाइप। ये है इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन, डोपिंग से पहले क्या थी। तो ये रिलेशन के बेस पे 2 नंबर के या एक नंबर के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी आपके पास आ रहा है। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर आता है बेटा जी एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से ऊपर हमने बात करी। अब ध्यान दो एन टाइप पे। एन टाइप में क्या था? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो वो वैलेंस बैंड में अवेलेबल नहीं थे, उनकी एनर्जी कंपेरेटिवली हायर थी। तो ये एक एनर्जी लेवल बन जाता है जिसे कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, एंड दिस इज फॉर्म बाय 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डोपेंट्स। अब जब एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर से, तो यहां जो एनर्जी गैप है वो है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां से जंप करेंगे ना बेटा, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए कंडक्शन बैंड में, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस बैंड से भी आएंगे, वो भी तो एनर्जी ले ही रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए, यहां पर होल्स बन गए। अब आप देख सकते हो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और कितने कम होल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया एन टाइप का। फॉर पी टाइप एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर हम बात करें बेटा जी, ध्यान दो इधर, यहां पर भी एक और एनर्जी लेवल बन जाता है जिसे कहते हैं हम एक्सेप्टर लेवल। और एक्सेप्टर लेवल किससे बनता है? एक्सेप्टर लेवल बनता है आपके पास एक्स्ट्रा होल्स ऑफ ट्राइवेलेंट डोपिंग से। ठीक है, ट्राइवेलेंट डोपेंट के एक्स्ट्रा होल्स से यहां पर आपके पास आ रहा है। जब ये जो एनर्जी गैप है ये 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिलेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन होल्स पे जंप कर जाएंगे और यहां पर होल्स क्रिएट कर दिए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी तो जाएंगे जैसे पहले हुआ था। तो आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कम अवेलेबल है और नंबर ऑफ होल्स कितने ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, ये दो एनर्जी बैंड डायग्राम मोर देन 0 केल्विन पे बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। होल्स की अगर हम बात करें, होल्स क्या है? It is the valency of an electron in a bond of covalently bonded crystal. It is just a vacancy
its mass is taken same as removed electron, its charge is plus E, its energy is slightly higher than the conduction band. इनकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आपके पास एक रिलेशन आता है कंडक्टिविटी का, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, E N E म्यू E, ये मोबिलिटी है बेटा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये रिलेशन आपके पास आता है। इस रिलेशन में क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किस पे डिपेंड करते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस Eg अपॉन में KT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप इसके अंदर, ये रिलेशंस पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब जो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। बहुत सारे बच्चे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं सच्ची बताऊं बहुत इजी है, ठीक है। ध्यान दो इसको जरा। ये आपके पास है पी टाइप रीजन और ये आपके पास है एन टाइप रीजन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है ना, और होल्स कम है। पी टाइप में होल्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स हमने कम ड्रॉ किए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन और पीछे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, डिफ्यूजन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है जी। अब एक चीज आप ध्यान क्या देंगे बेटा इसके अंदर, यहां पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रही है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, माइनॉरिटी कैरियर्स, ये माइनॉरिटी कैरियर्स, इनको पुल करेगी इधर उधर। कैसे करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो होल्स को इधर पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगी। इसकी वजह से यहां पर एक ड्रिफ्ट करंट आपके पास आ जाएगा। ड्रिफ्ट करंट ध्यान रखना किसकी वजह से होता है, ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, ठीक है ना, और ये माइनॉरिटी कैरियर्स को मूव करवाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। क्वेश्चन में ना पूछा जाता है कई बारी, व्हाट आर द टू फिनोमिना रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, तो डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई बेटा, इसे बोलते हैं बैरियर फील्ड। क्या बोलते हैं इसे, बैरियर फील्ड या जंक्शन फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रही है और ड्रिफ्ट करंट को प्रोड्यूस कर रही है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाएंगे और तब ये फ्लो हो जाएगा स्टॉप, जंक्शन लेयर हो जाएगी फॉर्म, और उस जंक्शन लेयर की वजह से हमारे पास आ जाएगा एक पोटेंशियल, इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल को कहा जाता है सूडो पोटेंशियल, क्योंकि पहली बात तो आप मल्टीमीटर लगा के, वोल्टमीटर लगा के मेजर नहीं कर सकते इसको। आप जब सर्किट में लगाएंगे इसको, डिवाइस को, तब जो है सूडो पोटेंशियल अपना इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज सूडो पोटेंशियल। अब जो एनर्जी बैंड डायग्राम आपके पास आ रहा है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम का वेरिएशन आपके पास आ रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। दिस इज व्हाट पी टाइप रीजन। पी टाइप का क्या था, एक्सेप्टर लेवल, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये था आपका एन टाइप का कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, डोनर लेवल। यहां पर एनर्जी लेवल्स इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं और ये बन जाता है आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। यहां पर ग्राफ आपके पास आ जाता है, ये ग्राफ ध्यान रखिएगा बेटा जी, जो ध्यान रखिए, ग्राफ ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ आपके पास आ रहा है, इस ग्राफ पे आपके पास वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस। अब देखो जब तक डिप्लीशन लेयर फॉर्म नहीं हुई है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, यहां पर एनर्जी लो 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 एनर्जी और एकदम से हाई एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास जो आ रहा है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। इसका जो सिंबल है बेटा पीएन जंक्शन का सिंबल, ये पीएन जंक्शन का सिंबल आपके पास एक ट्राइंगल और एक लाइन पी एंड एन, ये आपका सिंबल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए ध्यान से, नॉर्मल आपको बताया वही चीज दी हुई है इसके अंदर, और कुछ भी खास ऐसा है नहीं। अगर क्वेश्चन आता है हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम कैसे करें, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है, पी ले एन ले ज्वाइन कर दे, बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पी एन को अगर हम ज्वाइन करेंगे, वेल्डिंग करेंगे या सोल्डरिंग करेंगे तो उससे यूनिफॉर्म कनेक्शन नहीं बनता। हमें चाहिए यूनिफॉर्म कनेक्शन, तभी बनेगी बैरियर जंक्शन। यूनिफॉर्म कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, एक पी टाइप लो, लेट से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने इधर से एन, इधर से मैंने ट्राइवेलेंट डोपिंग प्रोवाइड करना या मैंने पेंटावेलेंट डोपिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा एन, ये बन जाएगा पी। या मैंने क्या लिया, एन टाइप लिया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब यहां से मैंने ट्राइवेलेंट डोपिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये वाला बन जाएगा पी और ये बन जाएगा एन। इस तरीके से हम इन क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं। तो दिस वाज पीएन जंक्शन फॉर्मेशन एंड योर बैरियर जंक्शन
बेटा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? कंसेंट्रेशन की वजह से डिफ्यूजन पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, इसके अंदर डिप्लीशन लेयर या जंक्शन लेयर के बारे में पढ़ा, बैरियर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। अब देखो द बैरियर पोटेंशियल थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर पे, टेम्परेचर पे एंड अमाउंट ऑफ डोपिंग पे। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर सेमीकंडक्टर का नेचर अलग होगा तो क्या थिकनेस में इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, उससे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अमाउंट ऑफ डोपिंग, अगर आप डोपिंग का अमाउंट बढ़ा देते हैं, आप अगर इंप्योरिटी का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को जब एन से पी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हें होल्स को रिकंबाइन करने के साथ, होल्स के साथ रिकंबाइन करने के लिए उन्हें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। आप ये समझो बात को कि सपोजिंगली आपने जो है बहुत सारे जो है जमीन पे पत्थर बिछा दिए। अब पत्थरों में आपने क्या किया? आपने जो मार्बल्स होते हैं ना, वो नॉर्मल आपके जो नॉर्मल गोल मार्बल्स होते हैं कांच के, आपने उनको थ्रो किया, ठीक है। अगर ज्यादा आपने पत्थर बिछाए होंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर कम पत्थर होंगे तो मार्बल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बिफोर कोलाइडिंग। इट इज द सेम थिंग। या मान लीजिए आपने रूम में जो है बहुत सारी चेयर्स रख दी है, ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल क्लासरूम में होता है, आपने बहुत सारे मार्बल्स फेंक दिए, ठीक है, आपके पहले 10 चेयर्स थी और आपने ऑब्जर्व किया कि 5 मार्बल्स कोलाइड करें। अब आपने चेयर्स बढ़ा दी तो ज्यादा मार्बल्स कोलाइड करेंगे। तो वही चीज यहां पर आ रही है, डोपिंग बढ़ाएंगे तो उससे डिस्टेंस ट्रेवलिंग कम हो जाती है डिफ्यूजन के टाइम पर, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, डोपिंग कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, विड्थ डिक्रीजेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका आता है बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या है? बायसिंग का मतलब है कि भाई पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करना, जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग आती है। पी को हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव से, एन को कनेक्ट किया नेगेटिव से। 0 to 1 वोल्ट इज एनफ फॉर दिस। वोल्ट मीटर, मिली एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। सेम यहां पर हम दिखा दें। अब यहां पर हो क्या रहा है, लेट्स सी हियर। ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है पी के साइड का, ये होल्स को रिपेल करेगा डिप्लीशन लेयर की तरफ, और यहां जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा डिप्लीशन लेयर की तरफ। ये होल्स इस पोलैरिटी को, नेगेटिव पोलैरिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोलैरिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। व्हाट विल हैपन एज रिजल्ट? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से एक वक्त आएगा जब एक्सटर्नल पोटेंशियल इस वीबी के इक्वल हो जाएगा, तब क्या होगा? तब यह डिप्लीशन लेयर गायब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, होल्स इधर जाएंगे, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस? ये ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं। पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता जाएगा, डिप्लीशन विड्थ कम होगी। जब पोटेंशियल वीबी के इक्वल हो जाएगा तब ये डिप्लीशन लेयर विड्थ गायब हो जाएगी और उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर और होल्स उधर पहुंच जाएंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा, लेकिन तब होगा जब आपके पास वीबी है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें या अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो नेट बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास क्या आ रहा है? वीबी डैश इज वीबी माइनस। ये ध्यान रखना, नेट बैरियर पोटेंशियल है, मैंने नेट पोटेंशियल नहीं बोला, नेट बैरियर पोटेंशियल। व्हेन V इक्वल टू वीबी, नेट बैरियर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर वैनिशेस ऑफ, मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे पॉइंट फॉर्म में लिखे हुए आपके, एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सेम चीज मैं आपको बता चुका हूं। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ समझेंगे बेटा। ग्राफ में आपके पास क्या हो रहा है? पहले यहां से बहुत कम करंट है, कम करंट, लेस करंट, लेस करंट, यहां पर डिप्लीशन लेयर कम हो रही है, कम हो रही है, डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई, करंट शूट अप कर गया। तो इस पॉइंट पे आकर डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है और करंट शूट अप करता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, व्हाट वी कॉल एज बैरियर पोटेंशियल। दूसरा नाम है नी वोल्टेज। तो ये दो नेम इसके ध्यान रखिएगा, ठीक है। देयर आफ्टर वी हैव रिवर्स बायसिंग। पता लग रहा है? उल्टा कनेक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। उल्टा कनेक्ट करने में क्या करेंगे हम, ध्यान देंगे। पी को कनेक्ट किया नेगेटिव से, एन को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, ठीक है, और 0 to 100 वोल्ट हमें चाहिए क्योंकि इसमें लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। अब होगा क्या यहां पर? ये जो नेगेटिव है ये पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेगा। ये होल्स एन टाइप के लिए क्या है? माइनॉरिटी। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? माइनॉरिटी। तो जब इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, होल्स का पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी। अब क्या हो रहा है? विड्थ बढ़ेगी, बैरियर पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। जब बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी जब उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो न्यूट्रल एटम्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के अंदर कन्वर्ट कर दे। अगेन ध्यान रखना, न्यू इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो वंस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रीचेस अ वैल्यू ऑफ 10 to power 6 न्यूटन पर कूलम,
या हमारे पास जो है 10 टू पावर 6 या 10 लाख की वैल्यू में पहुंचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इस रीजन में जो न्यूट्रल एटम प्रेजेंट हैं, ऐसा थोड़ा न्यूट्रल एटम नहीं, वो भी तो है, न्यूट्रल एटम ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल रिकॉम्बिनेशन में बना कन्वर्ट हो जाएंगे कॉम्बिनेशन में। इलेक्ट्रॉन्स इस बैरियर पोटेंशियल के पॉजिटिव तरफ चला जाएगा और होल्स आपके पास नेगेटिव तरफ चला जाएंगे। ये जो फ्लो है ना, ये जो फ्लो है इसे बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन या रिवर्स ब्रेकडाउन। एवलांच क्या होता है? पहाड़ी क्या होती है? बर्फ की पहाड़ी है, जरा सा बर्फ छेड़ दो सारी बर्फ नीचे आ जाती है, उसे कहते हैं एवलांच। वैसे यहां पर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैल्यू पे पहुंचती है, न्यूट्रल एटम ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, ब्रेक होते के साथ ही एकदम से करंट बढ़ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ना तो मेजॉरिटी है ना माइनॉरिटी है, ये एवलांच ब्रेकडाउन से क्रिएट हुए हैं या रिवर्स ब्रेकडाउन से क्रिएट हुए हैं। तो इनका जो ग्राफ आपका बन के सामने आता है, द ग्राफ इज लाइक दिस, ये ध्यान रखिए ग्राफ बेटा, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट कनेक्ट किया था, करंट भी नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट कनेक्ट किया था। पहले तो करंट बहुत माइनर रहता है, इसे कहते हैं माइनॉरिटी करंट, बट जैसे रिवर्स ब्रेकडाउन में पहुंचते हैं करंट एकदम से शूट अप करता है, तो करंट ड्यू टू एवलांच ब्रेकडाउन आपके पास आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स ब्रेकडाउन और ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब देखो इस ग्राफ के जो फीचर्स हमने क्या पढ़े अभी तक, कि भाई इस ग्राफ के फीचर्स में क्या पढ़े कि हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट शूट अप करता है, वो भी 0 to 1 वोल्ट में। रिवर्स बायसिंग में करंट 70 to 90 वोल्ट में शूट अप करेगा। लेकिन अगर मान लो मेरी ऑपरेटिंग वोल्टेज 9 वोल्ट है, 12 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, जो डायरेक्ट करंट डिवाइसेस में, डीसी डिवाइसेस में होती है जनरली, उस केस में तो रिवर्स ब्रेकडाउन होगा ही नहीं ना। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन की तरह काम करेगा, स्विच ऑन, और रिवर्स बायस में स्विच ऑफ की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में ऑन, रिवर्स बायस में ऑफ। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच, और यही प्रॉपर्टी रेक्टिफायर बनाने में बहुत काम में आती है। रेक्टिफायर डिवाइस में हमें यही चाहिए कि एक तरफ करंट फ्लो हो और दूसरी तरफ ब्लॉक हो जाए। तो ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाउ डिप्लीशन लेवल इज डिसाइडेड, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको। नाउ रेक्टिफायर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, और इस डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर, when p injection is forward bias it offers a low resistance, and when it reverse bias it offers a high resistance, so conducts current well only in one direction। यानी फॉरवर्ड बायस में करंट जाएगा, रिवर्स बायस में ब्लॉक हो जाएगा। दोबारा सुन लो, फॉरवर्ड बायस में करंट जाएगा, रिवर्स बायस में करंट ब्लॉक हो जाएगा। और इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट से ऊपर नहीं रखी जाती। सो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डायोड की वजह से हम रेक्टिफिकेशन कर पाते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसके सर्किट को जरा समझो, बहुत ही इजी सर्किट है, इससे इजी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी जा सकती, ध्यान रखिएगा। 220 वोल्ट एसी, ये आपके पास है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी कॉइल, कोर, सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है ये, ध्यान रखना, अदरवाइज पूछ रहे तो पता होना चाहिए। यहां पर पॉइंट ए और बी टर्मिनल, पीएन जंक्शन डायोड, और यहां पर कुछ भी नहीं है। और यहां पर हमने क्या लगा दिया? लोड रेजिस्टेंस। नाउ इनपुट वोल्टेज क्या मिल रही है? इनपुट वोल्टेज ए बी के क्रॉस, यहां पर है 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट, रिड्यूस करके 12 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। यहां 12 वोल्ट आ रहा है, क्या आपके पास आ रहा है? 12 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, यहां पर आपके पास 12 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। तो यहां पर आपके पास 220 वोल्ट एसी है, यहां पर 12 वोल्ट एसी है, जिसको हमने प्लॉट कर दिया। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल, थर्ड हाफ साइकिल, फोर्थ हाफ साइकिल। फर्स्ट और थर्ड हाफ साइकिल में क्या होगा? ए होगा पॉजिटिव, बी होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव कनेक्ट हुआ पी से और ये नेगेटिव कनेक्ट हुआ एन से। तो ये आपके पास आ गया फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा और लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आएगी। सिंपल सी बात है, P बन जाएगा पॉजिटिव, N बन जाएगा, Q बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम ध्यान दें, इसके अंदर बेटा अब सेकंड और फोर्थ हाफ साइकिल में क्या होगा? सेकंड और फोर्थ हाफ साइकिल में A बन जाएगा नेगेटिव, B बन जाएगा पॉजिटिव। पोलैरिटी इनवर्स भी तो होगी ना, उल्टी भी तो होगी पोलैरिटी। अब यहां नेगेटिव कनेक्शन और यहां पॉजिटिव कनेक्शन, ये आपके पास आ गया रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
फर्स्ट और थर्ड में करंट आ रहा है, सेकंड और फोर्थ में करंट नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे डायरेक्ट वोल्टेज हो गई या डायरेक्ट करंट हो गया, इसमें तो वोल्टेज कांस्टेंट ही नहीं है। बेटा आप ध्यान दो, हमने वोल्टेज कांस्टेंट नहीं करी, हमने आप पोलैरिटी कांस्टेंट कर दी है। पहले पोलैरिटी चेंज हो रही थी, अब पोलैरिटी कांस्टेंट हो गई है, P पॉजिटिव Q नेगेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड DC, इसे भी DC कहा जाता है। हाँ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगी बट रहेगा तो डायरेक्ट करंट ही। अब जो बेटा रेक्टिफायर का सेकंड टॉपिक आता है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यहां पर आपके पास 220 वोल्ट AC है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, कोर, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमारे पास हो रखी है सेंटर टैपिंग। भाई सेंटर टैपिंग का मतलब क्या है सर जी? सेंटर टैपिंग का मतलब ये है बेटा, सेंटर टैपिंग का मतलब वायर को सेंटर से कनेक्ट कर दो। 1 मीटर की वायर है, बीच में कनेक्ट कर दो। मान लो ये वायर है, मैंने बीच में कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है तो 6 और 6 में डिवाइड हो जाएगा, 6 और 6 वोल्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये होता है सेंटर टैपिंग का काम, ठीक है। अब इसको इसी तरीके से समझते हैं बेटा, इसको इस तरीके से समझते हैं, जरा ध्यान देंगे। अब यहां पर आपके पास 220 वोल्ट AC है आपके पास, यानी कि ग्राफ आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है जी। आपने इसको रिड्यूस कर दिया, यहां पर टोटल 12 वोल्ट AC के अंदर, ठीक है। तो 12 वोल्ट AC में ग्राफ कैसे आपके पास आएगा, जरा ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 12 वोल्ट AC में ग्राफ आपके पास कैसा रहने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई, यहां मान लो आपके पास ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हाफ साइकिल है, पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर टाइम पीरियड आ गया। अब आपके पास फर्स्ट और थर्ड हाफ साइकिल में क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 0 वोल्ट, इधर आ जाएगा 12 वोल्ट और बीच में आ जाएगा 6 वोल्ट। ये तो मतलब हुआ ना, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहां पर हमारे पास ये पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है और यहां से नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है, यानी ये हो गया फॉरवर्ड बायस। क्या होगा ये फॉरवर्ड बायस, यानी करंट यहां से फ्लो करेगा और इधर पहुंच जाएगा, P को बना देगा पॉजिटिव, Q को बना देगा नेगेटिव। डायोड 2 की बात करते हैं, नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है P से और ये पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है N से, तो हो जाएगा रिवर्स बायस, नो करंट फ्लोस, यानी कि करंट डायोड D1 से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर फर्दर। तो हमारे पास यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाफ साइकिल थी, हमने फर्स्ट थर्ड डिस्कस कर लिया है। सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं। सेकंड एंड फोर्थ हाफ साइकिल में उल्टा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 0 वोल्ट, 12 वोल्ट और ये 6 वोल्ट। अब इन दोनों कंपेयर करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों कंपेयर करें तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहां नेगेटिव कनेक्टेड, यहां पॉजिटिव कनेक्टेड, तो ये हो गया रिवर्स बायस, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये पॉजिटिव कनेक्ट हुआ P से, नेगेटिव कनेक्ट हुआ N से, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, तो करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करते हुए इसे बना देगा पॉजिटिव, इसे बना देगा नेगेटिव। अब हमें क्या मिल गया, यहां पर PQ के क्रॉस जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, यानी कि V आउटपुट, वो आपके पास क्या है। अब हमने क्या किया, पोलैरिटी को कांस्टेंट कर दिया, वोल्टेज अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है, इस वोल्टेज को कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं, इस वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए यहां पर लगा दो पैरेलल में कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक है, और वैल्यू कर देगा कांस्टेंट। ये है फुल वेव रेक्टिफायर। और मैंने क्या बना दिया आपके लिए, मैंने आपके लिए फोन का चार्जिंग सर्किट बना दिया। आपके लैब में होता है बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर में क्या होता है, पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर आपके पास होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फिर आपके पास होता है ये कैपेसिटर, जिसे कहते हैं RC फिल्टर सर्किट, और इसके बाद आपके पास जो वोल्टेज चेंज करने के लिए होता है तो वो आप रियोस्टेट लगा सकते हैं और ये आपका बन जाएगा बैटरी एलिमिनेटर। तो बैटरी एलिमिनेटर का सर्किट ये आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कई बार सीक्वेंस ऑफ सर्किट्स। तो यहां पर इस चैप्टर का होता है अंत। ये नोट्स आपसे मैं शेयर कर दूंगा, लिंक दिया हुआ है। इनकी डिस्क्रिप्शन जो आपके पास है ये सबसे ही बेसिक डिस्क्रिप्शन है, इससे इजी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दी जा सकती। यहां पर तो इस चैप्टर का अंत। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना।